तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, काफ़ी हद तक आपको बात भी समझ में आ गई होगी कि आज की इस वीडियो में हम किस मैटर पे बात करने वाले हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होगा, बल्कि कुछ नॉलेज भी रखना ज़रूरी है, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आते हैं या जो भी कुछ कंडीशंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको डिसीज़न लेने पड़ते हैं तो आप इजीली डिसीज़न ले सके। तो इसके लिए तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जानकारी होना चाहिए। एक्चुअली आज की ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2017 या 17 से पहले स्मॉल कैप का क्या मतलब होता था। मतलब आप इसको इस तरीके से भी कह लीजिए कि 2017 के स्मॉल कैप और 2024 आज चल रहे हैं ना, 2024 के स्मॉल कैप दोनों में क्या फ़र्क थे, इसको हम कई एंगल से देखेंगे। जैसे उस वक्त 2017 में रिस्क क्या थे, रिटर्न्स क्या थे, क्या सच्चाई थी, और आज के डेट में रिस्क क्या है, रिटर्न्स क्या है और क्या हकीकत है, हम हर मैटर पे बात करने वाले हैं। तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप के क्रेज़ की अगर हम बात करें तो टाइम के हिसाब से, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम के हिसाब से स्मॉल कैप का क्रेज़ 2017 या 17 से पहले भी था। जिस तरीके से अगर अब भी क्रेज़ की बात किया जाए तो अभी 2023 में 24 में बहुत अच्छा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि भाई मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करूं। रीज़न ये है कि यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, रिस्क भी अच्छे रहते हैं, उसको लोग उतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, लेकिन रिटर्न्स पे बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रहता है। ये एक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 2017 के टाइम पर जो स्मॉल कैप के रिटर्न्स थे उसकी अगर बात की जाए तो मैं तो साफ लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि उस टाइम पे स्मॉल कैप के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे उसके भी मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली में पहले क्या होता था, 2017 अक्टूबर 2017 में सेबी ने इसको कैटेगराइज्ड किया था, और उसी टाइम पे सेबी की तरफ से ये भी रेगुलेशन आया था कि भाई स्मॉल कैप जो होंगे वो अपने एसेट का 65% मिनिमम स्मॉल कैप स्टॉक में ही निवेश करेंगे। लार्ज कैप जो होंगे वो अपने एसेट का 80% लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और मिड कैप अपने एसेट का 65% मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेंगे। ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एमफी के वेबसाइट पे मौजूद है, आप जाकर वहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, अब बहुत हद तक कि यहीं पर आपको कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि सेबी ने कहा कि भाई स्मॉल कैप वही होंगे जो अपने एसेट का 65% मिनिमम उन्हें स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन 2017 अक्टूबर से पहले क्या होता था, नाम तो रख लेते थे स्मॉल कैप, स्मॉल कैप नाम है, लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा पैसे, स्मॉल कैप नाम है, मिड कैप में बहुत ज़्यादा पैसे। ये नौटंकी हो रही थी, समझ रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, फंड मैनेजर की तरफ से। तो भाई इसी चीज़ को सेबी ने देखा कि भाई नाम तो है स्मॉल कैप, लेकिन ये ज़्यादातर पैसे तो लार्ज कैप में डाले हुआ है। तो सेबी ने कहा कि ऐसा नहीं चलने वाला है, और यही सबसे बड़ा रीज़न था जबकि स्मॉल कैप का रिटर्न्स ख़राब हो रहे थे और स्मॉल कैप के रिटर्न्स अच्छे नहीं थे। क्योंकि अगर आप सोच कर देखें, अगर ज़्यादातर पैसे आप लार्ज कैप में डाल देते हैं, मिड कैप स्टॉक्स में निवेश कर देते हैं और नाम आपने स्मॉल कैप रख लिया, तो सिर्फ नाम रखने से रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उसके लिए जो प्लान होते हैं वो अलग से तैयार करने पड़ते हैं, और उस स्ट्रैटेजी के तहत चलना पड़ता है, तब जाकर रिटर्न्स गेन होते हैं। अब अगर रिस्क की बात किया जाए तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ज़्यादातर पैसे कहीं और जगह पे निवेश कर दिए जाते थे स्मॉल कैप के अलावा। तो इस हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें तो 2017 या 17 से पहले के जो स्मॉल कैप थे, मतलब उस टाइम पे जो स्मॉल कैप थे, तो उस टाइम पे स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता था, क्योंकि उनके ज़्यादातर पैसे तो मिड कैप में, लार्ज कैप में, इन सारी जगहों पे निवेश हुआ करते थे, उनके बहुत सारे पैसे। इस हिसाब से अगर देखें तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, रिटर्न्स भी नहीं रहते थे। लेकिन जब 2017 अक्टूबर में जब कैटेगराइजेशन किया गया और जब सेबी का ये रूल आया कि 65% मिनिमम स्मॉल कैप स्टॉक में डालना पड़ेगा, उस टाइम पे रिस्क बढ़ा कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों मतलब कह लीजिए ना 6 महीना, साल पर 2 साल के लिए रिस्क बढ़ा, और इन्वेस्टर्स को उस टाइम पे ऐसा लगा कि भाई अब तो ज़्यादा रिस्क हो गए, क्योंकि पहले उन्होंने ये सीन देखा नहीं था, पहली मर्तबा देख रहे थे, सेबी के रूल के वजह से देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि भाई अब बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। लेकिन आज के डेट में अगर 2024 की अगर बात की जाए तो क्या आज के डेट में स्मॉल कैप में रिस्क है? बहुत ज़्यादा। तो देखिए, स्मॉल कैप में रिस्क तो है,
ज़्यादा रिस्क है अकॉर्डिंग टू अदर फंड्स। समझ रहे हैं, अदर कैटेगरी के फंड से अगर कंपेयर करके देखें तो यकीनन स्मॉल कैप में रिस्क है, लेकिन अभी भी रिस्क बहुत हद तक के कम हो गए हैं। जिस टाइम पे कैटेगराइजेशन किया गया था उस टाइम पे कुछ दिनों तक रिस्क था, लेकिन अब उतना रिस्क नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब DII की भी संख्या बढ़ रही है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है और सेबी ने, एमफी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है, कहा है कि DII अब इसके निवेश बढ़ रहे हैं मार्केट में और म्यूचुअल फंड के ज़रिए स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पैसे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के ज़रिए। क्योंकि आज के डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इतना पता नहीं है, स्टॉक मार्केट से डरते हैं। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो म्यूचुअल फंड से भी डरते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये सब स्कैम हो सकता है, यहाँ पर पैसे ख़राब हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पर पैसे डूब जाता है, ये भी सच्चाई है, लेकिन आपको सोच समझदारी से अगर और जानकारी के साथ निवेश करेंगे तो नहीं डूबते हैं। 2024 में अगर बात की जाए तो रिस्क क्यों नहीं है? सबसे पहला रीज़न कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है। मार्केट में जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम कम होगा। सोचिए, अगर कंपनीज़ के पास पैसे ज़्यादा पहुँचते हैं तो स्टॉक्स कंपनी की संख्या ज़्यादा बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ सकती है जितनी तेज़ी से इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ी है। तो इस हिसाब से देखने की कोशिश करें तो निवेश के जगह वही है, कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। मतलब इन्वेस्टर्स के बहुत ज़्यादा पैसे अब आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के पास, कंपनीज़ के पास। तो मार्केट में जब ज़्यादा पैसे आ रहे हैं इसका मतलब है कि लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और भी दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और रिटर्न्स को अगर देखा जाए तो रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे जो रिटर्न्स मिलते थे 2017 से पहले, वो कुछ ही परसेंटेज पे मिलते थे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं निवेश किए जाते थे। और अभी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड के एसेट का 65% पे मतलब ये प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिए, एक बात यहाँ पर बहुत ही गौर करने वाली है। कई सारे लोगों की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने भी इस चीज़ को दिखलाया है। मतलब बहुत सारे लोग दिखलाते हैं ना, पिछले 10 ईयर्स में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, या फिर उन्हें कैटेगरी वाइज देखते हैं या फिर उन्हें फंड वाइज भी देखते हैं। तो पिछले 10 ईयर्स का जो रिटर्न्स देखते हैं, क्या ये देखना सही है? तो मेरे ख्याल से ये पूरी सही तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में, ख़ास तौर से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में जो आप अच्छे खासे रिटर्न्स देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में 6-7 सालों के अंदर में ही बना है। 2017 से अभी तक जोड़ लीजिए, 6-7 साल, 5 साल जो भी कुछ हो रहे हैं ना, इस बीच में बना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक बात और भी यहाँ पर सोचने वाली है, जिस दिन 10 साल कंप्लीट हो गए स्मॉल कैप के, मिड कैप के, लार्ज कैप के, अलग अलग कैटेगरी के इन फंड्स के, उस टाइम पे इनके रिटर्न्स कहाँ होंगे वो सोच कर देखिए। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसको और भी पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ और अभी मैं फिर बोल रहा हूँ। रीज़न क्या है? देखिए, जो चीज़ जहाँ तक ग्रो हो चुका है, जो इंडस्ट्री जहाँ तक ग्रो हो चुका है, इससे पहले की भी मैं वीडियो में कहा हुआ था कि डिफेंस सेक्टर मान लीजिए जितना ग्रोथ अभी हो चुका है, क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए या फिर इंडिया के लिए ये काफ़ी है? इसी तरीके से बैंकिंग है, ग्रीन एनर्जी है, उसके बाद ईवी है, ये सारे सेक्टर्स में जितने ज़्यादा मतलब ग्रोथ हो चुके हैं, ये इंडिया के लिए काफ़ी नहीं है, मतलब और भी ग्रो होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और इंडिया की जो कंडीशन बनने वाली है बहुत ही बेस्ट बनने वाली है। तो बस ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहने की ज़रूरत है अगर आपने शुरुआत कर दिया है तो, क्योंकि फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, जैसा कि सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।